इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान, कक्षा 8 अध्याय 2 और अध्याय का नाम है अदृश्य जीव जगत हमारी आंखों की क्षमता से परे। इस अध्याय की हमने पहले भी 2 वीडियो बनाई हैं और वे सब वीडियो हमने प्लेलिस्ट में डाल दी हैं। आप प्लेलिस्ट में जा कर के सभी वीडियो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम कोशिका के आकार और संरचना में विभिन्नता से प्रारंभ करते हैं। मानव की पेशी कोशिका और तंत्रिका कोशिका को चित्र 2.6 क और ख में दर्शाया गया है। यहाँ पर है मानव की पेशी कोशिका और तंत्रिका कोशिका। इसमें यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है। इसमें चित्र क में पेशी कोशिका दिखाई गई है और चित्र ख में तंत्रिका कोशिका दिखाई गई है। मानव में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं। आगे इसमें है, आप इनमें क्या समानताएं और क्या विभिन्नताएं जो है देखते हैं। हमने इनमें समानताएं और विभिन्नताओं के विषय में जानना है। एक पेशी कोशिका तर्कु रूपी होती है। कैसी होती है भाई? तर्कु रूपी होती है, स्पिंडल होती है। जबकि एक तंत्रिका कोशिका बहुत लंबी और शाखित होती है। तो प्यारे बच्चों, पेशी कोशिका कैसी होती है? तर्कु रूपी। प्रश्न बन जाता है पेशी कोशिका का आकार कैसा होता है? हम कहेंगे तर्कु रूपी। और तंत्रिका कोशिका का आकार कैसा होता है? एक लंबा और शाखित होता है। यानी एक तंत्रिका कोशिका बहुत लंबी और शाखित होती है। इसी प्रकार कुछ कोशिकाएं गोलाकार होती हैं, जबकि कुछ अन्य लंबी एवं पतली होती हैं। विभिन्न जीवों में कोशिकाओं की संख्या भी भिन्न भिन्न होती हैं। कोशिकाएं एक दूसरे से इतनी भिन्न क्यों दिखाई देती हैं? जो कोशिकाएं हैं एक दूसरे से इतनी भिन्न हमें क्यों दिखाई देती हैं? आगे इसमें है, कोशिकाएं क्या कोशिका का आकार और संरचना उसके प्रकार्य से संबंधित है? तो अब इसमें यहाँ पर हमने देखा था भी कोशिकाओं के आकार के बारे में देखा भी पेशी कोशिका तर्कु रूपी होती है और तंत्रिका कोशिका होती है बहुत लंबी और शाखित होती हैं। कुछ कोशिकाएं गोलाकार होती हैं। कैसी होती हैं? गोलाकार होती हैं। कुछ लंबी और पतली होती हैं। इस तरह से। इससे आगे है, कोशिकाओं के विशिष्ट आकार, आमाप और संरचना उन्हें अपने विशिष्ट कार्य करने में सहायता करते हैं। आइए पता लगाएं कि ये कोशिकाएं शरीर में विभिन्न कार्यों को करने में कैसे सहायता करती हैं। आपने गतिविधि 2.3 में देखा कि कपोल की आंतरिक संरचनाएं पतली और चपटी होती हैं। ये कपोल की आंतरिक सतह पर सुरक्षात्मक परत बनाती हैं। तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन भी कहा जाता है। तो इसमें क्या है कि कपोल की आंतरिक संरचनाएं क्या होती हैं? पतली होती हैं और चपटी होती हैं। इस आकार के कारण ये आंतरिक सतह पर एक सुरक्षात्मक परत बनाती हैं। आगे इसमें तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन भी कहा जाता है। इसमें प्रश्न बन जाता है, न्यूरॉन किसे कहते हैं? तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। यह हमारे शरीर में संदेश ले जाती है। तंत्रिका कोशिका का क्या कार्य है? यह हमारे शरीर में संदेश ले जाती है। इनका दीर्घीकृत आकार और शाखित संरचना इन्हें शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने और संदेशों को शीघ्रता से पहुंचाने में सहायता करती है। इनका आकार कैसा होता है? दीर्घीकृत होता है और यह आकार संदेशों को शरीर के विभिन्न भागों में शीघ्रता से पहुंचाने में सहायता करता है। इसी प्रकार पादप कोशिकाएं भी विभिन्नताएं प्रदर्शित करती हैं और पौधों में भी कोशिकाएं आयताकार, लंबी, अंडाकार, यहाँ तक कि नलिकाकार भी हो सकती हैं। जो पौधे हैं, पौधों में कोशिकाएं कैसी हो सकती हैं? आयताकार, लंबी, अंडाकार और यहाँ तक कि नलिकाकार। कुछ पादप कोशिकाएं लंबी नलिकाएं बनाती हैं। कुछ पादप कोशिकाएं क्या करती हैं? लंबी नलिकाएं बनाती हैं, जो पूरे पौधे में पानी पहुंचाने में सहायता करती हैं। इससे आगे है, आप पहले ही कक्षा 7 में पाचन तंत्र के विषय में पढ़ चुके हैं। पाचन तंत्र के विभिन्न भाग विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। पाचन तंत्र के विभिन्न भाग जो है विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। भोजन नली में पेशी कोशिकाओं का एक समूह उपस्थित होता है। ये कोशिकाएं लहर की तरह संकुचित और स्थिर होती हैं, जिससे भोजन आमाशय तक पहुंचता है। यह गति इसलिए संभव है क्योंकि पेशी कोशिकाएं पतली, लचीली और तर्कु रूपी होती हैं।
तो इसमें यहाँ पर भोजन की गति के बारे में कहता है कि कैसे होती हैं कोशिकाएं, पेशी कोशिकाएं कैसी होती हैं, पतली होती हैं, लचीली होती हैं और तर्करूपी होती हैं। अमाशय में भी विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो अलग अलग कार्य करती हैं। अमाशय की भित्ति में स्थित पेशी कोशिकाएं भोजन को मथने में सहायता करती हैं। जो अमाशय हमारा, उसमें पेशी कोशिकाएं होती हैं और वो क्या कार्य करती हैं, भोजन को मथने में कार्य करती हैं। यहाँ एक प्रश्न बन जाता है कि अमाशय में उपस्थित पेशी कोशिकाएं क्या करती हैं। हम कहेंगे भोजन को मथने में सहायता करती हैं। अमाशय के आंतरिक स्तर में स्थित अन्य कोशिकाएं पाचक रस और अम्ल उत्पन्न करती हैं। अमाशय के आंतरिक स्तर में स्थित अन्य कोशिकाएं स्थित होती हैं, ये क्या है, पाचक रस अम्ल जो है उत्पन्न करती हैं, जो भोजन को विघटित करने में सहायता करते हैं। ये सभी कोशिकाएं मिलकर पाचन को संभव बनाती हैं। इसमें यहाँ ये चित्र दिया गया है, ये कोशिकाएं दिखाई गई हैं और ये कोशिकाओं के समूह से क्या उत्तक बनता है और उत्तक के समूह से क्या बनता है, अंग बनता है। क्या बनता है, अंग बनता है। यहाँ पर एक कोशिका है, कोशिकाओं के समूह से क्या बनता है, उत्तक बनता है और उत्तक के समूह से क्या है, अंग बनता है। और आगे इसमें अंगों के समूह से अंग तंत्र बनता है। क्या बनता है अभी, अंग तंत्र बनता है। और आगे इसमें अंग तंत्र, विभिन्न अंग तंत्र मिलकर के हमारा जो है शरीर बनाते हैं। इसमें क्या कहते हैं, जीव के शरीर में संगठन का स्तर। इस तरह से ये चित्र जो है यहाँ पर दिया गया है। दोबारा से, कोशिकाओं के समूह से उत्तक बनते हैं, उत्तक के समूह से अंग बनते हैं और अंग के समूह से अंग तंत्र बनते हैं। आगे जो है ये जीव बनता है या मानव शरीर बनता है, शरीर बनता है। जीव के शरीर के संगठन के स्तर, जीव के शरीर में संगठन के स्तर। आगे इसमें है यहाँ पर सजीवों के शरीर में संगठन के स्तर क्या है। सजीवों के शरीर में संगठन के स्तर क्या है। सजीवों का शरीर जटिल रूप से संगठित होता है। कोशिका चित्र 2.7 क जीवन की एक मूल इकाई है। ठीक उसी तरह जैसे ईंट दीवार की मूल इकाई है, कोशिका जो है जीवन की एक मूल इकाई है। जिस तरह से ईंट जो है एक दीवार की इकाई है। किसकी अभी, एक दीवार की इकाई है। ईंट क्या चीज़ है, एक दीवार की इकाई है। समान कोशिकाओं के एक समूह एक प्रकार का उत्तक बनाता है। उत्तक किसे कहते हैं, समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। प्रश्न बन जाता है यहाँ पर, उत्तक किसे कहते हैं, समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। विभिन्न उत्तक मिलकर एक अंग बनाते हैं, तो अंग किसे कहते हैं, उत्तकों के समूह को अंग कहते हैं। दूसरा प्रश्न आगे है, कई अंग मिलकर एक अंग तंत्र बनाते हैं, तो अंग तंत्र किस प्रकार बनता है, अंगों के समूह से जो अंग हैं कई मिलकर के क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं, जो शरीर का एक प्रमुख कार्य करता है। सभी अंग तंत्र मिलकर संपूर्ण जीव बनाते हैं। सभी अंग तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं, संपूर्ण जीव बनाते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पर चित्र में देखा था, कोशिकाओं के समूह से उत्तक बनता है, उत्तक के समूह से अंग बनते हैं, अंग के समूह से क्या अंग तंत्र बनते हैं और कई अंग तंत्र मिलकर के संपूर्ण शरीर जो है बनाते हैं, संपूर्ण जीव को बनाते हैं। तो इसमें यहाँ पर ये दिया गया है, कोशिकाओं के समूह से उत्तक, उत्तक के समूह से अंग, अंग के समूह से अंग तंत्र और अंग तंत्र के समूह से जीव बनता है। तो यहाँ पर इसमें ये प्रश्न है भाई, कोशिका से लेकर जीव कैसे बनता है, यहाँ तक दिखाया गया है। संगठन के ये स्तर हमें यह समझाने में सहायता करते हैं कि किस प्रकार कोशिकाओं जैसे सर्व निर्माण खंड एक साथ मिलकर एक जटिल जीव की रचना करते हैं। जटिल जीवों का जीवन एक एकल कोशिका अंडे से आरंभ होता है। कहाँ से आरंभ होता है, एक कोशिका अंडे से आरंभ होता है। किसी भी जीव के अंडे में बार बार विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं से निर्मित एक पूर्ण जीव बनाने की अद्भुत क्षमता होती है। ऐसे जीवों को बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं, ऐसे जीव जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऐसे जीव जो बहुत ज़्यादा कोशिकाओं से बने होते हैं उनको क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो मानव सहित सभी जंतु एवं पौधे बहुकोशिकीय जीवों के उदाहरण हैं। तो बहुकोशिकीय जीवों के उदाहरण क्या है, मानव और पौधे और जंतु, ये सभी क्या है, बहुकोशिकीय जीवों के उदाहरण हैं। तो इसमें एक तो बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं, दूसरा है बहुकोशिकीय जीवों के उदाहरण क्या है। यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। इससे आगे है, क्या आपके संज्ञान में है शुतुरमुर्ग के अंडे का पीतक
अंडे का पीला भाग सबसे बड़ी ज्ञात एकल जीवित कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। और शुतुरमुर्ग के अंडे का व्यास कितना है? इसका व्यास लगभग 130 मिलीमीटर से 170 मिलीमीटर तक होता है। अंडे में अतिरिक्त अकोशिकीय पदार्थ होता है जो सुरक्षा के लिए एक खोल और एक सफेद तरल कोशिका को उसके निरंतर विकास के समय पोषण देता है। इससे आगे है सूक्ष्म जीव क्या हैं। कुछ सूक्ष्म जीव केवल एक या कुछ कोशिकाओं से बने होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता। इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। इसमें क्या है, कुछ सूक्ष्म जीव एक या कुछ कोशिकाओं से बने होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं, इनको हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते। नग्न आंखों से हम इसको देख नहीं सकते। इनको क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। या ऐसे जीव जो केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखे जा सकें, उनको हम क्या कहेंगे? सूक्ष्म जीव कहेंगे। कुछ सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु और अमीबा केवल एक कोशिका से बने होते हैं। जैसे जीवाणु और अमीबा एक कोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं ये? एक कोशिकीय होते हैं। तो इसमें यहाँ पर प्रश्न बन जाता है, एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण दो। तो जैसे अमीबा, ये क्या है? एक कोशिकीय जीव है। और जीवाणु। अन्य कुछ कवक एवं शैवाल में अनेक कोशिकाएं, बहुकोशिकाएं होती हैं। ये सर्वत्र पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? सर्वत्र पाए जाते हैं। जल, मृदा, वायु, यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। तो ये प्रश्न बन जाता है अभी कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। हम कहेंगे सूक्ष्म जीव सर्वत्र पाए जाते हैं। जल में, वायु में, मृदा में और हमारे शरीर के अंदर भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। परंतु इनकी कोशिकाएं कैसे दिखती हैं? क्या ये उन पौधों और जंतुओं की कोशिकाओं के समान हैं जिनके विषय में हमने कभी कभी पढ़ा है, अथवा ये अलग हैं? सूक्ष्म जीव की कोशिकाओं का अवलोकन करने के लिए हमें पुनः एक सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना होगा जो उनके आमाप को आवर्धित कर सके। जो आमाप में आकार, जो उनके आकार को बड़ा करके दिखा सके, जिससे हम उन्हें देख सकें। वैज्ञानिकों ने एक कम लागत का कागज और लेंस से बना सूक्ष्मदर्शी विकसित किया है जिसे सरलता से मोड़ा जा सकता है। यह सूक्ष्मदर्शी उच्च आवर्धन क्षमता वाले प्रयोगशाला सूक्ष्मदर्शी जैसे विवरण प्रदान नहीं कर सकता। इसमें क्या है भी, जो कागज और लेंस से बना सूक्ष्मदर्शी है, ये वस्तुओं को बड़ा तो करके दिखा सकता है, परंतु ये इतना बड़ा नहीं करके दिखा सकता जितनी हमें आवश्यकता होती है। इसमें यह सूक्ष्मदर्शी उच्च आवर्धन क्षमता वाले प्रयोगशाला सूक्ष्मदर्शी जैसे विवरण प्रदान नहीं कर सकता। तथापि इनकी सहायता से अनेक लोगों के लिए सूक्ष्मदर्शी संसार को देखना संभव हुआ है। आइए अब हम सूक्ष्म जीवों के रोचक संसार को निकट से देखें। क्रियाकलाप 2.4 आइए तालाब के जल या रुद्र जल का अवलोकन करें। इसमें यहाँ तालाब का जल है। एक पात्र लीजिए और अपने शिक्षक या बड़ों की सहायता से उसमें तालाब के जल या रुद्र जल को एकत्रित कीजिए। जो रुका हुआ जल है, इसको हमने क्या करना है? तालाब का जल या रुद्र जल जो एकत्रित करना है। बिंदु पाती की सहायता से तालाब के जल या रुद्र जल की एक बूंद सूक्ष्मदर्शी की स्लाइड पर डालिए। अब क्या करना है? जल की एक बूंद सूक्ष्मदर्शी की स्लाइड पर डालनी है और आगे एक कवर स्लिप लगाकर उसे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखिए। तालाब के जल या रुद्र जल में गए पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों का अवलोकन कीजिए। तो इसमें जो सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं वो हमने इसमें देखने हैं। इससे आगे है क्रियाकलाप 2.5 आइए मृदा निलंबन का अवलोकन करें। एक बीकर लीजिए और उसमें आसपास के खेत या उद्यान से थोड़ी नम मृदा एकत्रित कीजिए। मृदा एकत्र करने के लिए चम्मच या दस्तानों का उपयोग कीजिए। हमने क्या करना है? चम्मच का उपयोग करना है या दस्तानों का उपयोग करना है। इससे आगे यहाँ पर है, इसमें ये बीकर दिखाया गया है यहाँ पर, और इसमें जल है और मृदा है, इसमें साथ में डाली गई है। तो इसमें बीकर में थोड़ा सा जल डालिए और उसे कांच की छड़ से हिलाइए। यह तरल पदार्थ जो देखने में गंदा लग सकता है वह मृदा के अत्यंत सूक्ष्म कणों से युक्त होता है। जो तरल पदार्थ हमें बनता है वो देखने में हमें गंदा लग रहा है, तो इसमें क्या है? अत्यंत सूक्ष्म कण हो सकते हैं और इसे मृदा निलंबन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई?
मृदा निलंबन कहते हैं। इसे कुछ समय के लिए अलग रख दीजिए और एवं मिश्रण को बीकर की तली में बैठने दीजिए। हमने क्या करना है, एक बीकर लेना है और उसमें मृदा डालनी है थोड़ी सी और साथ में जल डाल देना है, उसको हिला देना है। इस तरह से मृदा जो जल में घुल जाएगी और हमें गंदला पानी जो है दिखाई देगा। और जो गंदला पानी है उसमें क्या है, सूक्ष्म जो कण हैं इनमें सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। और अब इसको नीचे बैठने दीजिए, तली में जो है मिट्टी को नीचे बैठने दीजिए। इससे आगे बिंदुपाती द्वारा ऊपरी परत से पानी की एक बूंद दीजिए। इस बूंद को सूक्ष्मदर्शी की स्लाइड पर रखिए। यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये सूक्ष्मदर्शी की स्लाइड है और यहाँ पर इस जल की जो है एक बूंद हमने यहाँ पर रख ली है। इसे कवर स्लिप से ढक दीजिए और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस स्लाइड का अवलोकन कीजिए। अब क्रियाकलाप 2.4 में देखे गए जीवों के समान छोटे जीवों का अवलोकन कर सकते हैं। हमने जो क्रियाकलाप 2.4 है उसमें जो जीव देखे हैं हम वहाँ पर उन छोटे जीवों का अवलोकन कर सकते हैं। यह दर्शाता है कि मृदा निलंबन में भी कई प्रकार के छोटे जीव होते हैं। क्या कहता है भाई, जो मृदा निलंबन है उसमें भी कई प्रकार के छोटे जीव होते हैं जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, जिनको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। केवल ऐसे छोटे जीव जिन्हें नग्न आंखों की से नहीं देखा जा सकता उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। ऐसे जीव जिन्हें सूक्ष्म जीवों की सहायता से ही देखा जा सकता है या नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता उन्हें क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। ये प्रश्न बन जाता है सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। इसमें यहाँ पर ये सूक्ष्मदर्शी दिखाई गई है और इसकी सहायता से जो है सूक्ष्मदर्शी के द्वारा मृदा निलंबन का अवलोकन करना, जो है सूक्ष्म जीवों को देखना। क्रियाकलाप 2.6 आइए अध्ययन करें। कक्षा 8 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के समूह ने क्रियाकलाप 2.4 और 2.5 किए। उन्होंने पुस्तकालय और इंटरनेट से भी जानकारी एकत्र की। विद्यार्थियों ने तालाब के जल के अवलोकन से प्राप्त आंकड़ों को तालिका 2.1 में, मृदा के निलंबन के अवलोकन से प्राप्त आंकड़ों को तालिका 2.2 में अभिलेखित किया। विद्यार्थियों ने सूक्ष्म जीवों की पहचान प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक और जीवाणु के रूप में की। तो इसमें सूक्ष्म जीवों के प्रकार भी लिखे। यहाँ पर सूक्ष्म जीव जो है कितने प्रकार के होते हैं हम लिख सकते हैं, प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक और जीवाणु। इस तरह से ये विभिन्न प्रकार दर्शाए गए हैं। आप उपरोक्त क्रियाकलाप को स्वयं ही करके देख सकते हैं और यदि आपको इनमें से किसी भी प्रकार के जीव मिलते हैं तब आप उसे अभिलेखित कर सकते हैं। इससे आगे है तालिका 2.1 तालाब के जल में उपस्थित जीव। तो यहाँ पर अवलोकित सूक्ष्म जीव है और अभिलेखित विवरण है। जैसे अमीबा है, अमीबा जो है तालाब के जल में पाया जाता है, इसे प्रोटोजोआ भी कहते हैं। तो इसमें यहाँ पर अमीबा जो है एकल कोशिका, गतिशील एवं अनियमित आकार, ये एक कोशिकीय होता है, गतिशील रहता है और इसका आकार जो है अनियमित होता है। पैरामीशियम प्रोटोजोआ एकल कोशिका को जो विशेषीकृत संरचनाओं की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचालन करती है। नंबर 3 शैवाल या काई। एकल कोशिका हरित वर्ण की उपस्थिति के कारण हरा दिखता है एवं संचलन विशिष्ट संरचनाओं की सहायता से होता है। इससे आगे है तालिका 2.2 मृदा निलंबन में उपस्थित जीव। मृदा निलंबन में कौन से जीव जो है उपस्थित हो सकते हैं। क्रम संख्या इसमें जीव है, ये विवरण है। ब्रेड फफूंद कवक, इसमें दिखाया गया चित्र दिखाया गया है। पर्णहरितहीन शाखी तंतु जिनमें थैली जैसी संरचना होती है। नंबर 2 क्या है, फफूंद या कवक पर्णहरितहीन शाखी तंतु जिनमें ब्रश जैसी संरचना होती है। इसके बाद में शैवाल कैसे होते हैं, गोलाकार एवं पर्णहरित हरे वर्ण की इसमें उपस्थित होती है। इसमें क्या पाया जाता है, हरा वर्णक पाया जाता है शैवाल के अंदर, काई भी कहते हैं इसको। जीवाणु गोलाकार, कोमा, सर्पिल अथवा छड़ाकार, एक लंबे बाल जैसी संरचना तथा कोशिका के चारों ओर छोटे बाल जैसे अनेक उभार होते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है, जो जीवाणु गोलाकार होते हैं, कोमा के आकार के होते हैं, सर्पिल के आकार के होते हैं, छड़ आकार के होते हैं। तो इसमें इस जो जीवाणु है
4 प्रकार के आकार के होते हैं। तो इसमें ये दिखाया गया है, सभी जो है गोलाकार है, कोमा के आकार के हैं, छड़ के आकार के हैं और सर्पिलाकार के हैं। क्या आपने भी इनमें से किसी सूक्ष्म जीव अथवा किसी अन्य सूक्ष्म जीव का अवलोकन किया है? इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में अभिलेखित कीजिए और अपनी कक्षा में इस प्रकार चर्चा कीजिए। तालिका 2.1 और 2.2 में आपने विभिन्न सूक्ष्म जीवों की पहचान की है। ये सर्वत्र हैं और हम इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही देख सकते हैं। यह एक ऐसी युक्ति है जो इन्हें 100 से 400 गुना तक आवर्धित कर देती है। जो सूक्ष्मदर्शी क्या करती है, सूक्ष्मदर्शी जो है सूक्ष्म जीव के आकार को 100 गुना से लेकर के 400 गुना तक बढ़ा देती है, आवर्धित कर देती है। हालांकि सूक्ष्म जीव आकार में छोटे होते हैं, इसके साथ ही वह हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, आकार में छोटे होते हैं और हमारे जीवन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे आगे है, क्या आपके संज्ञान में है विषाणु। यहाँ पर क्या है भी, विषाणु सूक्ष्मदर्शी है और एक कोशिकीय होते हैं। ये सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखे जा सकते हैं और एक कोशिकीय होते हैं। विषाणु जीवित कोशिका में प्रवेश करने पर गुणन करने लगते हैं। विषाणु क्या होते हैं, जीवित कोशिका में प्रवेश करने पर गुणन करने लगते हैं। ये पौधों, जंतुओं तथा आणविक कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। जीवाणु क्या काम करते हैं, पौधों, जंतुओं और जीवाणुविक कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। हम क्या कहेंगे, जीवाणु क्या करते हैं, जीवाणु जो है रोग उत्पन्न करते हैं, कोशिकाओं को संक्रमित करके रोग उत्पन्न करते हैं। इस वीडियो में आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे, शेष हम इससे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से ये टॉपिक आपको समझ आ गए होंगे और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे अगली वीडियो आपको मिलती रहे।